नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप एमपीपीएससी और एमपी से जुड़े हुए एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत शानदार टीम आपको तैयारी करवा रही है आने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन की। आई विश आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में जानते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप बहुत सारी फ्री और बहुत सारी पेड क्लासेस देख सकते हैं। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्त, और उसके बाद आप अपना गोल सिलेक्ट करें एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद वहां पर दो सेगमेंट आपको मिलेंगे, एक स्पेशल क्लास जो आपके लिए फ्री रहेगा, आपको स्पेशल क्लास का सेगमेंट मिलेगा जो आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 7,000 रुपीज पे करने के बाद, सिर्फ 7,000 रुपए देने के बाद आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर पाएंगे। उसके साथ में एमपीएसआई और कांस्टेबल की तैयारी भी आप एक प्लेटफॉर्म पर कर पाएंगे। और इस पर भी अगर आपने मेरा कोड SG Live यूज किया दोस्त, अगर आप ये कोड यूज करते हैं SG Live तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा, और यही चीज आपको 6300 में मिल जाएगी। फिलहाल आई वुड जस्ट से कि आप प्लीज अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर जाकर के जो स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं उनको जरूर देखें। चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का, और टॉपिक है रामसर स्थल। और ये हम विविध की सीरीज में ये हमारा दूसरा पार्ट है। और ट्रस्ट मी दोस्त, इसमें कल मैंने बहुत मेहनत की है और एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपके लिए बना करके लेकर के आया हूं, और आई विश कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और एक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम चीजों को याद भी कर लेंगे। ओके, तो रामसर स्थल के बारे में हमें बात करनी है। सामान्यतः एक आध प्रश्न इससे जुड़ा हुआ एग्जाम में आ जाता है। कई बार कभी किसी नेशनल पार्क के रूप में आ जाता है, तो कभी उसकी विशेषता के रूप में आ जाता है। तो एक दो प्रश्न यहां से आते रहते हैं। तो इस टॉपिक की अब हम बात करेंगे, रामसर स्थल की बात करेंगे, रामसर वेटलैंड की हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर रामसर, तो रामसर स्थल में क्या पढ़ते हैं? तो रामसर जो है वो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु एक समझौता है। रामसर क्या है? तो रामसर जो है वो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु एक समझौता है। रामसर इज बेसिकली द अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड। ये आपके रामसर के बारे में याद रखना है। तो पहला पॉइंट यही निकल के आ गया कि आखिरकार आर्द्र भूमि का अर्थ क्या होता है, आखिरकार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटलैंड, आखिरकार वेटलैंड का मतलब क्या होता है, आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वेटलैंड के मतलब को समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक निकल के आया कि आखिरकार वेटलैंड क्या होता है। मैं आपके कमेंट दोस्त अभी नहीं देखूंगा, सबसे लास्ट में, आखिर में हम कमेंट्स की बात करेंगे। अभी जस्ट पढ़ाई करते हैं। ओके, तो क्या है वेटलैंड? सबसे पहले हमें वेटलैंड्स की बात करनी है और समझना है कि आखिरकार ये जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में वेटलैंड कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। ओके, तो अंग्रेजी में तो इसका अर्थ बड़ा सामान्य है। एक आ गया वेट, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं हल्का गीला किस्म का, और एक आ गया लैंड, भूमि। तो एक ऐसी भूमि जो सामान्यतः कैसी होती है, गीली होती है। ओके, जिसमें, अब गीली कैसे होगी, जिसमें पानी भरा रहेगा। अगर किसी भूमि को वेट चाहिए तो उसमें पानी होना चाहिए, पानी का भराव रहता है। तो अगर आप इंग्लिश के इस शब्द से इसकी परिभाषा निकालने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश के वेटलैंड वर्ड से अगर आप इसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो वेट मतलब हो जाएगा गीला, और ये जल के कारण होगा, और लैंड मतलब होता है भूमि। तो एक ऐसी भूमि जिसमें लगातार पानी भरा रहता है, या जो जल भराव के क्षेत्र में होती है, वेटलैंड कहलाती है। तो ये तो सामान्य परिभाषा हो गई। अब इसकी एक विशेष परिभाषा है, उसको हम सुनते हैं, तो देखते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी होते हैं। आर्द्र भूमियां जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती हैं। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है, ये आपको परिभाषा याद कर सकते हैं और इस परिभाषा का आप प्रयोग भी कर सकते हैं। आप इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं दोस्त। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है
वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको यूज करना है कि आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से, मतलब आप कह सकते हैं इनिशियली, या फिर पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है, पानी से भरा रहता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें झीलें भी आ जाती हैं, ओके इसमें बहुत सारी झीलें आ जाती हैं, इसमें दलदली भूमियां आ जाती हैं। तो झीलें, दलदली भूमि, ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? आर्द्र भूमि बनाती हैं। ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? आर्द्र भूमि बनाती हैं। तो आप झील देख लेंगे, आप दलदली भूमि देख लेंगे, इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे पानी के आप स्रोत देख लेंगे, तो वो सारी चीजें क्या बनाती हैं मिलकर के? आप मैंग्रोव फॉरेस्ट देख लेंगे, वो सारी चीजें मिलकर के बनाती हैं वेटलैंड, वो सारी चीजें मिलकर के बनाती हैं आर्द्र भूमि। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। ये क्या करती हैं? ये पानी के फिल्टरेशन का काम करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पहले वो जो एक आप रेत वगैरह में कुछ लीजिए, तो हमारे यहाँ पहले वो आता था एक प्यूरिट करके इक्विपमेंट आता है। तो प्यूरिट भी क्या करता है? पानी को प्योर करता है, वो कार्बन अर्बन की तकनीक से। तो उसी तरह जो आर्द्र भूमियां होती हैं वो भी जल का प्यूरिफिकेशन करती हैं, वो पानी को साफ करती हैं। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई कि आर्द्र भूमि क्या होता है? तो वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है। तो ये तो हो गई वेटलैंड की डेफिनेशन। अब दूसरी बात आपको याद रखना है कि आखिर इनका महत्व क्या होता है, आखिर इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, आखिर इनका महत्व क्या होता है। तो दो बातें याद रखना, यहां से सवाल भी आ जाएगा। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न निकल करके आ जाते हैं कि किसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहा जाता है दोस्तों? वेटलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वेटलैंड को कहा जाता है, आर्द्र भूमि को कहा जाता है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में फूड वेब्स पाए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर भोज्य जाल पाए जाते हैं। अब ये 2 मिनट समझना कि फूड वेब क्या होता है। देखो 2 वर्ड होते हैं दोस्तों, एक वर्ड होता है फूड चेन, एक वर्ड होता है फूड चेन, और एक वर्ड होता है फूड वेव। एक वर्ड होता है फूड वेव। एक वर्ड क्या हो गया? फूड चेन हो गया, और एक वर्ड क्या हो गया? फूड वेव हो गया। फूड चेन में जनरली आप मान लो आप छोटी सी चेन आपने कंप्लीट कर ली कि किसी पौधे ने किसी चीज का उत्पादन किया, फिर उसे किसी प्रथम उपभोक्ता ने खाया, फिर उसे किसी मांसाहारी ने खाया, फिर वो तो ये छोटी सी चेन आ गई। तो एक खाद्य श्रृंखला हम सभी जानते हैं 3-4 चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं, मान लो 3-4 उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, और एक खाद्य श्रृंखला ये कंप्लीट हो रही है, एक फूड चेन बन रही है। लेकिन जब आप बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को, जब आप बहुत सारी फूड चेन्स को एक साथ जोड़ देते हैं, तो उससे निर्माण होता है फूड वेव का, भोज्य जाल का। तो जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को आप एक साथ जोड़ देते हैं, तो उससे निर्माण किसका होता है? फूड वेव का निर्माण होता है, भोज्य जाल का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब ये जो वेटलैंड होते हैं, यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में प्रजातियां पाई जाती हैं। और बायोडाइवर्सिटी के अलावा यहां पर जो जंतु पाए जाते हैं वो फूड चेन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, वो खाद्य श्रृंखला का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यही कारण है कि इसे क्या कहा गया है? नाम दिया गया है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। क्या नाम दिया गया है? नाम दिया गया है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, इसे नाम दिया गया है। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। एक वर्ड और क्या यूज किया गया है? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। ये वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। ओके, जिस प्रकार से हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयवों को निकाल देता है। 2 बात याद रखना, यहां पर कंफ्यूज मत होना। अगर फेफड़ों की बात की जाए तो फेफड़े किसे, लंग्स किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भूमध्य रेखीय वनों को, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को कहा जाता है, अमेजन फॉरेस्ट वगैरह जो हो गए।
अमेजन फॉरेस्ट वगैरह जिसमें आते हैं। तो वो फेफड़े हैं, वो ऑक्सीजन वगैरह के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्त कि ये जो आर्द्र भूमि होती है ये जल को प्रदूषण से मुक्त करती है। तो हमारे शरीर में भी जल या प्रदूषण को मुक्त करने का कार्य ये सब कौन करता है? किडनी करती है। तो किडनी जैसे हमारे शरीर में प्रदूषकों को अलग करने का कार्य करती है, उसी प्रकार से जो आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियां भी जल को साफ करती हैं। तो इन्हें क्या कह दिया गया? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कह दिया गया। तो अगर प्रश्न आ जाए कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप किसे कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे वेटलैंड को। अब मैं एक प्रश्न आपके लिए देकर के जा रहा हूं, आप इसका आंसर पता करके आएंगे कि प्रवाल भित्ति को क्या कहा जाता है। कोरल रीफ्स के लिए भी ऐसा ही एक वर्ड यूज किया गया है। तो प्रवाल भित्ति को, कोरल रीफ को क्या कहा जाता है, आप ये पता करेंगे। अगले जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसका आंसर भी करेंगे। तो आई होप ये क्लियर है। तो वेटलैंड बेसिकली एक जल से भरा हुआ क्षेत्र है। इनको दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और दूसरा वर्ड इनके लिए यूज किया गया है किडनीज, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। चलो अगली बात करते हैं। अब बात करनी है हमें रामसर कन्वेंशन की। अब वेटलैंड आप समझ गए और अब हम बात करेंगे कि रामसर है क्या आखिरकार। तो रामसर क्या है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्त। रामसर जो है, रामसर इज बेसिकली, रामसर जो है वो बेसिकली एक जगह है, एक जगह है, एक स्थान का नाम है। कहां पर है, तो ईरान में है। कहां पर है? ईरान में है, कैस्पियन सागर के पास, कैस्पियन सागर के पास। ओके, तो रामसर एक जगह है जो ईरान में है, कैस्पियन सागर के पास। तो यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ओके, और उस सम्मेलन में आर्द्र भूमि संरक्षण की बात की गई। कहा गया कि दुनिया में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, जितने भी वेटलैंड हैं, उनका हमें क्या करना है, हमें उनका संरक्षण करना है। और इस संरक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, एक अग्रीमेंट को साइन किया गया। और उस समझौते को, और जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, उस समझौते को कहा गया रामसर संधि। और रामसर संधि के तहत, रामसर संधि के तहत जितने भी स्थल आते हैं उन्हें कहा जाता है रामसर स्थल, रामसर साइट्स। अब आई थिंक ये क्लियर होगा। रामसर एक शहर है ईरान के कैस्पियन सागर वाले इलाके में। वहां पर 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन में आर्द्र भूमि के संरक्षण की बात की गई, वेटलैंड के प्रोटेक्शन की बात की गई। और उस प्रोटेक्शन के लिए फिर एक समझौता किया गया, एक अग्रीमेंट साइन किया गया। और इस समझौते में, उस समझौते को रामसर संधि कहा गया, रामसर ट्रीटी कहा गया। और उस संधि के तहत जितनी भी आर्द्र भूमियों को, उस संधि के तहत जितनी भी आर्द्र भूमियों को रखा जाता है उन्हें रामसर वेटलैंड्स कहा जाता है, उन्हें रामसर साइट्स कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रामसर के बारे में। अब अगले पॉइंट पे देख लेते हैं इन्हीं सारी चीजों को, कि रामसर वेटलैंड कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है, एक इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है। ओके, तो अंतर सरकारी मतलब बहुत सारी सरकारें इसमें शामिल होती हैं। तो एक अंतर सरकारी संधि है, इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है, जो वेटलैंड और उसके संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, विच इज एसोसिएटेड विद द वेटलैंड एंड इट्स प्रोटेक्शन, which is associated with the wetland and its protection। पहला पॉइंट। दूसरा, 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ये पॉइंट हमने अभी देख लिया दोस्त, तो ये क्लियर होगा आपको। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, कल हमने पढ़ा था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया।
जब रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे हुए थे। जब रामसर सम्मेलन के कितने वर्ष पूरे हुए थे? 16 वर्ष पूरे हुए थे। तो रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 फरवरी 1997 को क्या मनाया गया? रामसर दिवस, आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। तो एक और सवाल क्लियर हो गया कि पहली बार आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 1997 को बनाया गया, जब रामसर संधि के 16 वर्ष पूरे हुए। ओके, अगला 2019 के लिए आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन था। यह भी हमने कल देखा था दोस्त कि 2019 के लिए वेटलैंड डे का थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड द क्लाइमेट चेंज। वेटलैंड्स एंड द क्लाइमेट चेंज ये थीम रही, वेटलैंड्स एंड द क्लाइमेट चेंज। आर्द्रभूमि या वेटलैंड पर रामसर के स्थायी कमेटी ने 2020 और 21 के लिए भी थीम की घोषणा कर दी है। तो याद रखना 2020 में भी कितने तारीख को होगा? तो 2 तारीख को ही रामसर दिवस मनाया जाएगा। और 2020 के लिए थीम है आर्द्रभूमि और जैव विविधता। थीम क्या है? आर्द्रभूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस बार क्या था? तो सर आंसर कर देंगे 2019 में था वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन। 2020 के लिए क्या हो जाएगा? तो 2020 के लिए हो जाएगा आर्द्रभूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? इसके बाद 2021 हो जाएगा आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर, आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर हो जाएगा। तो ये 2 थीम भी ऑलरेडी डिसाइड कर दिए गए हैं, 19 के लिए, 20 के लिए और 21 के लिए। तो अगर फ्यूचर में ऐसा कोई सवाल आ जाए तो 20 का थीम है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, 21 का थीम है वेटलैंड एंड वाटर। क्लियर? आगे चलते हैं। दुनिया में अभी 2300 से भी ज्यादा आर्द्रभूमियों को रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। तो दुनिया भर में बहुत सारी आर्द्रभूमियां हैं, बहुत ही सारी। भारत अकेले में 1000 से ज्यादा आर्द्रभूमियां हैं। ओके, तो दुनिया भर में जितनी भी आर्द्रभूमियां हैं उसमें से 2300 आर्द्रभूमियों को, 2300 से ज्यादा हो चुकी है अब, तो 2300 से ज्यादा वेटलैंड्स को दर्जा दिया गया है रामसर स्थल का। ओके, अगर आप गूगल करोगे तो शायद कई जगह आपको 2200 मिलेगा, तो 2200 पुराना डेटा है। आप रामसर की वेबसाइट पे जाना तो वहां आपको नया डेटा मिल जाएगा, 2300 से ज्यादा हो गई हैं। अगली बात, भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में याद रखेंगे 27 रामसर स्थल हैं। पहले 26 थे, लेकिन 30 जनवरी 2019 के बाद भारत में हो चुके हैं 27 रामसर स्थल, और सुंदरबन भारत का नया रामसर स्थल है। तो दोस्त याद रखेंगे भारत में कितने रामसर स्थल हैं? भारत में 27 रामसर स्थल हैं। और राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल वेटलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम 1986 में चलाया गया था। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत सरकार ने क्या किया है, तो आप आंसर करेंगे कि भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम चलाया था, नेशनल वेटलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया था। और पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 115 वेटलैंड की पहचान की है, जिनको नेशनल वेटलैंड घोषित किया जाएगा, जिनको राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड का दर्जा दिया जाएगा, जिनको राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे 115 वेटलैंड्स की पहचान की गई है। अगला, 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड संरक्षण से संबंधित नए नियम बनाए गए। तो देखो इंडिया में क्या क्या हो गया, याद रख लेना। एक तो 1986 में क्या आ गया? नेशनल वेटलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, ये 1986 में आ गया। उसके अलावा फिर क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 115 भूमियों को किसका दर्जा दिया गया है? वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। 115 भूमियों को वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। तो ये अगला पॉइंट आपने याद रखना है। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है लास्ट, वो ये है कि 2017 में वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
नए नियम बनाए गए हैं। तो ये हो गया भैया आपका बैकग्राउंड। अब हमें बात करनी है भारत के रामसर स्थल की। तो अब यहां तक बताओ कोई डाउट है? फिर हमें मैप में नक्शे के माध्यम से पूरे के पूरे वेटलैंड्स की स्टडी करनी है। तो अब बताओ दोस्त, यहां पर कोई डाउट है क्या आपको? तो अब बताओ दोस्त। थैंक यू। कोई डाउट है यहां तक? प्लीज बताओ जल्दी से। या इट्स कंजर्वेशन। थैंक यू। अरे हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये 26 वर्ष हो जाएगा। यस 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 यस, 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, ये करेक्शन कर लेना। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू। चलो आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। या थैंक यू, मैंने कर दिया। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच यार। देवेंद्र जी ने बताया था और वन मोर पर्सन वाज देयर, निशा जी ने बताया था। थैंक यू यार। ओके चलिए, तो आई थिंक ये क्लियर है। अब एवरीथिंग इज क्लियर, हर चीज क्लियर है ना? चलिए, एमपी में एक ही है, भोजताल वाला, बस। चलो तो आगे चलते हैं। अब देखो, अभी मैंने फिर कमेंट बंद कर दिया, फिर से लास्ट में कमेंट देखेंगे। ओके, अब यहां पर ध्यान देना आप सब लोग। अब सब लोग यहां पर ध्यान देना बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर करना है हमें। अब ये हमको एक मैप है और हमें यहां पर पढ़ना है भारत के रामसर आर्द्रभूमियां, और इसका सोर्स क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पर्यावरण मंत्रालय से ये डेटा लिया गया है। आप चाहें तो एनविस इंडिया की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां पर आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो अब दोस्त, हमें बात करनी है मैप की। अब हम नक्शे के द्वारा सारी चीजों को समझेंगे। ओके, अब हमें मैप की बात करनी है। अब बहुत अच्छे से, अगर आपके पास मैप है तो आप बनाते चलना, अदरवाइज यहां पर चीजों को देखते चलना, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये भारत का पुराना थोड़ा सा मैप है, इसमें भी जम्मू कश्मीर वाला एडिटिंग नहीं है, और दूसरा इसमें तेलंगाना नहीं है, पर अभी हमें तेलंगाना की आवश्यकता नहीं है, वहां पर एक भी आर्द्र भूमि नहीं है। ओके, तो इसको अभी इस मैप से हमारा काम हो जाएगा। ये थोड़ा सही है तो आपको समझ में आसानी से आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एवं कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में दोस्त 4 आर्द्र भूमियां हैं। कितनी आर्द्र भूमियां हैं? 4 वेटलैंड्स हैं। सबसे पहले यहां पर एक आर्द्र भूमि है जिसका नाम है होकेरा। होकेरा आर्द्र भूमि आपको जम्मू कश्मीर में पहली आर्द्र भूमि में कौन सी मिलेगी? तो पहली आर्द्र भूमि आपको मिलेगी होकेरा। होकेरा आर्द्र भूमि आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं ऊपर आपको होकेरा आर्द्र भूमि दिखाई दे रही होगी। आपको पहली जो आर्द्र भूमि मिलेगी वो होकेरा आर्द्र भूमि मिलेगी। होकेरा के बाद जम्मू कश्मीर में ही स्थित है सुरनसर मंसार झील। क्या स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है सुरनसर मंसार झील। सुरनसर मंसार झील। और जम्मू कश्मीर के इलाके में एक है सोमोरिरी झील। सोमोरिरी झील। और चौथा आ जाएगा वुलर झील। चौथा क्या आ जाएगा? वुलर झील आ जाएगा। तो देखो, जम्मू कश्मीर के इलाके में अगर आपके पास मैप है तो आप बना लेंगे। आपको एक होकेरा आर्द्र भूमि मिल जाएगी, दूसरा आपको सुरनसर मंसार झील मिल जाएगी, तीसरा आपको सोमोरिरी झील मिल जाएगी, और चौथा आपको वुलर लेक मिल जाएगा। तो ये चारों की चारों चीजें कहां पर आ जाएंगी? जम्मू कश्मीर वाले इलाके में आ जाएंगी। कोशिश ये करना यहीं पर चीजें याद हो जाएं, क्योंकि सवाल इस रूप में भी आ जाता है, पूछ लेगा आपसे कि सोमोरिरी झील कहां पर है, तो आंसर कर देंगे जम्मू और कश्मीर में है। या फिर सुरनसरी मंसार झील कहां पर है, आंसर कर देंगे जम्मू कश्मीर में है। या फिर होकेरा वेटलैंड कहां पर है, आंसर कर देंगे जम्मू कश्मीर में है। वुलर हम सबको याद है, पर याद रखना वुलर भी क्या है? एक आर्द्र भूमि है। और आर्द्र भूमि तो है ही है। कैसी आर्द्र भूमि है? रामसर आर्द्र भूमि है। तो ये हो गए भैया जम्मू एवं कश्मीर की आर्द्र भूमियां। जम्मू कश्मीर में हमें कितनी आर्द्र भूमि मिल गई? तो हम आंसर करेंगे सर हमें 4 आर्द्र भूमियां मिल गई। टोटल कितनी है? टोटल है दोस्त 27। हमें अध्ययन करना है 27 का। 4 का हमने अध्ययन कर लिया और 4 हमें कहां मिल गई? जम्मू एवं कश्मीर में मिल गई। ओके क्लियर? ये 4 हमें कहां मिल गई? जम्मू एवं कश्मीर में मिल गई। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड साइट है, 3 आर्द्र भूमियां हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है रेणुका आर्द्र भूमि। कौन सी आर्द्र भूमि है? रेणुका आर्द्र भूमि। ये एक सवाल आ चुका है, इसको प्लीज याद रखेंगे, रेणुका आर्द्र भूमि।
ओके, दूसरे नंबर पर, और ये शायद भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि भी यही है, दूसरे नंबर पर है पोंग बांध झील। दूसरे नंबर पर कौन सा है? पोंग डैम या फिर पोंग डैम लेक भी आप इसे कह सकते हैं, जो हिमाचल वाले इलाके में आती है। और हिमाचल वाले में तीसरी जो है वो चंद्रताल लेक, चंद्रताल लेक है। तो हिमाचल में कौन कौन से हो गए दोस्त? हिमाचल में एक रेणुका हो गया, दूसरा पोंग हो गया और तीसरा चंद्रताल हो गया। ये तीनों कहां पर आएंगी? तो ये तीनों हिमाचल प्रदेश में आएंगी। तो हिमाचल में कितने हो गए? 3 हो गए। ओके, तो 4 और 3 7 अब तक कवर हो गए। तो भैया ये 3 और हमने यहां पर ऐड कर दिए हिमाचल प्रदेश के। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 आर्द्रभूमियां हैं। कौन कौन सी है? रेणुका वेटलैंड है, चंद्रताल वेटलैंड है, और साथ में तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो तीसरे नंबर पर पोंग डैम करके। तो ये 3 यहां पर आर्द्रभूमियां स्थित हैं हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में। हिमाचल प्रदेश के बाद आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक आर्द्रभूमि है और उसका नाम है ऊपरी गंगा नदी, अपर गंगा रिवर, जो वज्र घाट से नरोरा तक आती है, जो वज्र घाट से नरोरा तक आती है। और नरोरा एक परियोजना भी थी, इसका भी हमने डिस्कशन किया था। तो वज्र घाट से नरोरा तक जो आती है, तो यूपी में कितने हो गए? एक हमारी आर्द्रभूमि हो जाएगी यूपी में, एक किसमें हो गई? यूपी में हो गई। कितने हो गए? 4 5 6 7 और 8 हो गए दोस्त। आसानी से याद हो जाएंगे, परेशान मत होना, बस मैप फॉलो करते चलना, याद हो जाएगा आपको। वज्र घाट से नरोरा तक क्या है? ऊपरी गंगा नदी, अपर गंगा रिवर। इसके बाद जब आप असम वाले इलाके में जाएंगे तो असम में भी आपको एक आर्द्रभूमि मिलेगी, और इसका नाम याद रखना, कंफ्यूज होते हैं। उस आर्द्रभूमि का नाम है दीपोर बेल या दीपोर बील। दीपोर बेल या दीपोर बील इसे कहा जाता है। और ये आर्द्रभूमि कहां पर है? असम में। तो एक हमारी असम में भी आर्द्रभूमि हो गई। एक कहां पर हो गई? एक असम वाले इलाके में भी आर्द्रभूमि हो गई। तो 4 7 8 9 9 हो गई दोस्त, और 9 की 9 याद हो गई होंगी आपको। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं तो हम मणिपुर वाले इलाके में आ जाएंगे दोस्त। मणिपुर वाले इलाके में, मणिपुर में आपको एक आर्द्रभूमि एक ही मिलती है, पर यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील आपको यहां मिलती है। लोकटक झील, तैरने वाली झील भी इसे कहा जाता है, लोकटक लेक आपको यहां मिलती है। तो एक कहां पर हो जाएगी? एक हो जाएगी मणिपुर में। एक कहां पर हो जाएगी? मणिपुर में हो जाएगी लोकटक लेक। मणिपुर के बाद जब आगे जाएंगे तो ये त्रिपुरा वाला इलाका है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहां आपको एक आर्द्रभूमि मिलेगी, रुद्र सागर लेक। कौन सी लेक? रुद्र सागर लेक आपको यहां पर मिलेगी, रुद्र सागर झील आपको यहां पर मिलेगी। तो एक वेटलैंड आपका त्रिपुरा में भी हो गया। एक वेटलैंड कहां पर हो गया? त्रिपुरा वाले इलाके में भी आपका एक वेटलैंड हो गया। अब देखो, ये 3 खास तौर पर याद रख लेना, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको 3 वेटलैंड मिल रहे हैं। कितनी आर्द्रभूमियां मिल रही हैं? 3 आर्द्रभूमियां मिल रही हैं। सबसे पहले जब आप असम आओगे तो असम में आपको दीपोर बेल मिलेगा। जैसे ही आप मणिपुर पहुंचोगे तो वहां लोकटक लेक मिलेगा, और जैसे ही आप त्रिपुरा पहुंचोगे वहां आपको रुद्र सागर झील मिलेगी। तो अगर ये सवाल आ जाता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, तो रुद्र सागर झील कहां पर है? तो आंसर करना त्रिपुरा में है। कहां पर है? त्रिपुरा में है। रुद्र सागर झील कहां पर है दोस्त? त्रिपुरा वाले इलाके में स्थित है। अब आगे चलते हैं तो यहां से फिर आप आगे बढ़े। अरुणाचल में हमें कोई आर्द्रभूमि नहीं मिली, नागालैंड में हमें कोई आर्द्रभूमि नहीं मिली, मणिपुर में लोकटक लेक मिला, मिजोरम में कोई आर्द्रभूमि नहीं है, और त्रिपुरा में हमको रुद्र सागर झील मिली। मेघालय में कोई आर्द्रभूमि नहीं है। अब हमें आना है पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पश्चिम बंगाल में दोस्त आपको 2 आर्द्रभूमियां मिलती हैं, 2 वेटलैंड आपको मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में कितने वेटलैंड मिलेंगे? 2 वेटलैंड आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको पूर्वी कोलकाता की आर्द्रभूमि, वेटलैंड ऑफ ईस्टर्न कोलकाता, और दूसरा आपको मिलेगा सुंदरबन। सुंदरबन के बारे में 2 बातें, ये सबसे नया है, ये लेटेस्ट है, पहला पॉइंट, और दूसरा ये सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है।
ये सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सुंदरबन और पूर्वी कोलकाता की आर्द्रभूमि, तो वेस्ट बंगाल में कितने हो जाएंगे? 2 आर्द्रभूमियां हमारी हो जाएंगी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 2 आर्द्रभूमियां हो जाएंगी। कितनी हो गई दोस्त तब तक? 4 जम्मू कश्मीर में हो गई, 4 5 6 7, 3 हिमाचल में हो गई, 1 यूपी, 1 असम, 1 मणिपुर, 1 त्रिपुरा। तो 4 4 8 9 10 11 और 2 13 आर्द्रभूमियां हो गई हैं। 13 आर्द्रभूमियों का अध्ययन अब तक हम कर चुके हैं। एक बार जल्दी से बिना बोर्ड पर देखे रिवाइज कर लेते हैं। ओके, एक बार जल्दी से बिना बोर्ड पर देखे रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर वाले इलाके में हमको 4 आर्द्रभूमियां मिली। कौन कौन सा मिला? एक हमको होकेरा वेटलैंड मिला, जम्मू कश्मीर में 4 आर्द्रभूमियां मिली। नंबर 1 हमको होकेरा वेटलैंड मिला, होकेरा आर्द्रभूमि मिली। दूसरा हमको यहीं पर सोमुरुरी झील मिली। तीसरा हमको सुरनसार और मंजार झील मिली और चौथे नंबर पर वुलर झील मिली। जम्मू कश्मीर के बाद हम कहां पर पहुंच गए? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमें 3 आर्द्रभूमियां मिली। कौन कौन सी? एक हमको रेणुका, दूसरा चंद्रताल और तीसरा पोंग। तो ये 3 हमको कहां पर मिली दोस्त? हिमाचल वाले इलाके में मिली, रेणुका, पोंग झील और हमको चंद्रताल। उसके बाद हम आगे गए, उत्तराखंड में हमें एक भी आर्द्रभूमि नहीं मिली, पर यूपी वाले इलाके में हमको एक आर्द्रभूमि मिली जिसे हमने नाम दिया अपर गंगा वेटलैंड, अपर गंगा आर्द्रभूमि, जो बज्र घाट से लेकर के नरोरा तक जाती है। इसके बाद बिहार गए, बिहार में एक भी आर्द्रभूमि नहीं मिली। सिक्किम में एक भी आर्द्रभूमि नहीं मिली। असम में हमको एक आर्द्रभूमि मिली, दीपोर बेल। कौन सा मिला? दीपोर बेल हमको कहां मिली? असम वाले इलाके में मिली। अरुणाचल में एक भी आर्द्रभूमि नहीं है, नागालैंड में एक भी आर्द्रभूमि नहीं है। मणिपुर में हमको एक आर्द्रभूमि मिली, उसका नाम था लोकटक झील। नाम क्या था दोस्त? लोकटक झील। और फिर हम पहुंचे मिजोरम, वहां हमें एक भी आर्द्रभूमि नहीं मिली। और हम पहुंचे त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में हमको एक आर्द्रभूमि और मिली जिसका नाम था रुद्र सागर झील, रुद्र सागर लेक। और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हमको 2 आर्द्रभूमियां मिली। कौन कौन सी? एक पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और दूसरी आर्द्रभूमि हमको कौन सी मिली? सुंदरबन, जो कि लेटेस्ट आर्द्रभूमि है। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले स्टेट की। तो अब वेस्ट बंगाल के बाद क्या आएगा दोस्त? तो वेस्ट बंगाल के बाद अब आएगा उड़ीसा। वेस्ट बंगाल के बाद कब आएगा? उड़ीसा आएगा। तो उड़ीसा में भी 2 आर्द्रभूमियां हैं। कितनी आर्द्रभूमियां हैं? 2 आर्द्रभूमियां हैं। अब तक कितनी हो गई है? 4 7 8 9 10 11 12 13 अब तक हो चुकी है। 13 का अध्ययन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब जब आप उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा में आपको 2 आर्द्रभूमियां मिलेंगी। एक आपको मिलेगी चिल्का झील, चिल्का झील आपको यहां मिलेगी, और दूसरी आर्द्रभूमि आपको मिलेगी भीतरकनिका। सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये सवाल आप लोग कल करके आएंगे कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदियां बहती हैं, कौन सी रिवर्स यहां फ्लो करती हैं, कौन सी नदियां यहां पर बहती हैं, ये आपको पता करके आना है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो उड़ीसा में आपको 2 आर्द्रभूमियां मिलेंगी, एक चिल्का लेक और केवलादेव घाना भारत की पहली आर्द्रभूमियां हैं, याद रखिएगा। चिल्कादेव और केवलादेव घाना, जिसकी हम बात, चिल्का लेक और केवलादेव घाना, ये भारत की पहली आर्द्रभूमियां हैं। तो उड़ीसा में आपको चिल्का झील और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। तो यह सवाल भी कई बार आ सकता है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? आंसर कर देंगे ओडिशा में स्थित है। ओके, तो यह भी क्लियर हो गया। अब कितनी हो गई? 13 + 2 15। कितनी हो गई? 15 हो गई। बस खत्म होने वाली, और सारी चीजें याद भी हो जाएंगी आपको, बस मैप फॉलो करना अच्छे से। इसके बाद आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इसी इलाके में, एग्जैक्टली इसी इलाके में एक झील है, और इस झील का नाम है कोल्लेरू झील। कौन सी झील है? कोल्लेरू झील है। तो कोल्लेरू झील भी क्या है? कोल्लेरू झील भी एक आर्द्रभूमि है, एक रामसर आर्द्रभूमि है, एक रामसर वेटलैंड है। और ये कहां पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आपको एक आर्द्रभूमि मिली, तो कितने हो गए? 16 हो गए दोस्तों। कितने हो गए? 16 हो गए, टोटल 16 हो गई आर्द्रभूमियां। आंध्र प्रदेश के बाद आप कहां आओगे? तमिलनाडु आओगे। तो तमिलनाडु में भी आपको 3 आर्द्रभूमियां देखने के लिए मिलेंगी। सॉरी, तमिलनाडु में भी आपको एक आर्द्रभूमि देखने के लिए मिलेगी, और इसका नाम है पॉइंट कैलिमर। क्या नाम है?
पॉइंट कैलीमर इसका नाम है। अब याद रखना यहां पर एक ट्रिक सवाल आता है कि पुलिकट झील, तो पुलिकट झील रामसर आर्द्रभूमि नहीं है। पुलिकट जो लेक है वो रामसर आर्द्रभूमि का हिस्सा नहीं है। पुलिकट लेक इज नॉट द पार्ट ऑफ रामसर वेटलैंड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वगैरह बॉर्डर पे ऑलमोस्ट स्टेड है, तो वो इसका हिस्सा नहीं है। आंध्र प्रदेश से सिर्फ एक आर्द्रभूमि है और वो है कोलेरू झील की, कोलेरू लेक की। और तमिलनाडु से कौन सा है? पॉइंट कैलीमर। कौन सा है? पॉइंट कैलीमर। डन। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम कहां आ जाएंगे? केरल आ जाएंगे। हम कहां पर आ जाएंगे? केरल आ जाएंगे। तो केरल में आपको 3 आर्द्रभूमियां मिलेंगी दोस्त। कितनी आर्द्रभूमियां मिलेंगी? 3 आर्द्रभूमियां आपको मिलेंगी। और इसमें है अष्टमुडी आर्द्रभूमि। ये तीनों चीजें याद रखना, तीनों नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टमुडी आर्द्रभूमि, दूसरी आपको यहां मिलेगी स्थमकोट्टा झील, स्थमकोट्टा झील, और तीसरा आपको मिलेगा वेम्बनाड कोल कयाल, या इसको वेम्बनाड कोल कयाल भी कहा जाता है और इसे आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। तो कयाल बेसिकली केरल में जो लैगून झीलें होती हैं इसे कहा जाता है। तो ये 3 झीलें अष्टमुडी, स्थमकोट्टा और वेम्बनाड कोल, ये तीनों आपको कहां मिलेंगे? ये तीनों आपको केरल वाले इलाके में मिलेंगे। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? वेम्बनाड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? वेम्बनाड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुंदरबन से पहले वेम्बनाड ही सबसे बड़ी रामसर भूमि थी। अब सबसे बड़ी कौन हो गई है? सुंदरबन हो गई है। ओके, तो वेम्बनाड सबसे बड़ी भूमि थी सुंदरबन से पहले। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। फिर केरल के बाद आप सीधा यहां पर कर्नाटक आएंगे, आपको एक भी आर्द्रभूमि नहीं मिलेगी। गोवा आएंगे, यहां आपको आर्द्रभूमि नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र आएंगे, यहां भी आपको आर्द्रभूमि नहीं मिलेगी। अब सीधा जो आपको आर्द्रभूमि मिलेगी वो मिलेगी मध्य प्रदेश में भोजताल, मध्य प्रदेश की भोज आर्द्रभूमि। तो मध्य प्रदेश में एक ही आर्द्रभूमि है, वो कौन सी आर्द्रभूमि है? भोज आर्द्रभूमि है। ओके, भोज आपको वेटलैंड कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश वाले इलाके में मिलेगा। तो एक बार काउंट कर लें, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 20 और 1, 21। कितनी हो गई दोस्त? अब तक 21 हो गई। कितनी हो चुकी है? 21। ओके, तो 21 अब तक आर्द्रभूमियां हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो भोज कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। यह भी हमको याद हो जाना चाहिए। भोज कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। यहां से हमने रिवीजन के बाद यहां पे उड़ीसा में चिल्का और भीतरकनिका, आंध्र प्रदेश में कोलेरू, तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर, केरल में अष्टमुडी, स्थमकोट्टा और वेम्बनाड कोल, और एमपी में क्या आ जाएगी? भोजताल आ जाएगी। तो एमपी के बाद आप उसी के पड़ोसी राज्य चले जाएंगे गुजरात, और गुजरात में आपको मिलेगा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी आपको कहां मिलेगी? गुजरात वाले इलाके में मिलेगी। तो गुजरात में आपको मिल जाएगी भारत की 22वीं आर्द्रभूमि, जिसका नाम है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। मतलब ये नंबर अपन ने दिया है, नंबर ऐसा ऑफिशियल नहीं है। 22 हमारे क्रम में 22 चल रहा है। ओके, इसके बाद फिर आप पहुंचेंगे राजस्थान। तो राजस्थान में आपको 2 आर्द्रभूमियां मिलेंगी और दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। ओके, और उनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उद्यान वाले लेक्चर में। तो राजस्थान में आपको 2 आर्द्रभूमियां मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगी सांभर झील, सांभर लेक, और दूसरा आपको मिलेगा केवलादेव घाना, केवलादेव घाना। ओके, एक आपको मिलेगी सांभर लेक और दूसरा आपको मिलेगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहां पर हैं? तो ये दोनों राजस्थान में हैं। दोनों कहां पर है? राजस्थान में है, सांभर लेक और केवलादेव घाना। तो अब हमारी आर्द्रभूमियां कितनी हो जाएंगी? 23 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 23 हो जाएंगी। ओके, एक और इंफॉर्मेशन थी कि ज्योग्राफी में जो हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो ज्योग्राफी में रिवर्स के आज क्वेश्चन लगवा रही है राजुल मैम। तो आप उनका लेक्चर 2 बजे से है, सो यू कैन ज्वाइन, वहां पर आप रिवर्स के क्वेश्चंस लगा पाएंगे बहुत सारे। चलिए, राजस्थान में सांभर लेक है और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद पंजाब वाला इलाका आएगा, पंजाब वाला इलाका आएगा। पंजाब में आई गेस 3 आर्द्रभूमियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगी हरिके आर्द्रभूमि, हरिके। तो हरिके ऑलरेडी हम जानते हैं, हरिके।
हरिके आर्द्र भूमि, जहां पर आपका सतलज और व्यास वाला मिलन होता है तो वहां हरिके वेटलैंड बनता है। और दूसरा यहां पर मिलेगा कंजली आर्द्र भूमि। कौन सी आर्द्र भूमि मिलेगी? कंजली आर्द्र भूमि मिलेगी। और तीसरी आर्द्र भूमि आपको यहां रोपण आर्द्र भूमि मिलेगी। कौन सी मिलेगी? रोपण आर्द्र भूमि आपको यहां पर मिलेगी। ओके, तो ये रही आपकी पूरी की पूरी आर्द्र भूमियां। एक बार इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो इस तरह से दोस्त आपकी 27 आर्द्र भूमियां समाप्त होती हैं। एक बार रिवीजन कर लें ध्यान से, कुछ प्रमुख आर्द्र भूमियों की बात कर लें। तो एक बार अब साथ में चलना तो अपन रिवीजन कर लेंगे। ओके ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में हमने कौन कौन सी आर्द्र भूमियां देखी? तो उड़ीसा में हमें 2 आर्द्र भूमियां मिली दोस्त। कौन कौन सी? एक तो हमको मिला भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हमको मिला चिल्का लेक। क्या क्या मिला? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का लेक। ये हमें कहां मिले? ये हमें उड़ीसा वाले इलाके में मिले। उड़ीसा के बाद हम आंध्र प्रदेश गए तो आंध्र प्रदेश वाले इलाके में हमको एक झील मिली जिसका नाम था कोलेरू झील। क्या नाम था? जिसका नाम था कोलेरू झील। कोलेरू झील के बाद हम तमिलनाडु वाले इलाके में गए और तमिलनाडु वाले इलाके में हमको एक झील मिली जिसका नाम है पॉइंट कैलीमर। क्या नाम है? पॉइंट कैलीमर जिसका नाम है। फिर हम दोस्त केरल पहुंचे तो केरल में हमें 3 आर्द्र भूमियां मिली। एक तो अष्टमुडी, एक हमें कौन सी मिली? अष्टमुडी। दूसरा स्थमकोटा करके मिला और तीसरा हमको मिली वेम्बनाड। ओके, अष्टमुडी, स्थमकोटा और तीसरा क्या मिला? वेम्बनाड कोल। वेम्बनाड कोल। हम फिर कर्नाटक गए, यहां हमें एक भी आर्द्र भूमि नहीं मिली। गोवा गए, एक भी आर्द्र भूमि नहीं मिली। महाराष्ट्र गए, एक भी आर्द्र भूमि नहीं मिली। फिर हम पहुंच गए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में हमें इकलौती जो आर्द्र भूमि मिली उसका नाम था भोज आर्द्र भूमि, भोज वेटलैंड। इसके बाद हम गुजरात पहुंचे और गुजरात में हमें एक पक्षी अभ्यारण्य मिला, नर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर हम राजस्थान पहुंचे तो राजस्थान में हमें 2 आर्द्र भूमियां मिली, केवला देवघाना और सांभर झील। केवला देवघाना और सांभर झील। और आखिर में हम पंजाब पहुंचे और पंजाब में हमें 3 आर्द्र भूमियां मिली, हरिके, कंजली और आपका रोपण। हरिके, कंजली और रोपण आर्द्र भूमि ये आपको कहां मिली? पंजाब में मिली। तो दोस्त दिस इज द कंप्लीट मैप। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड दैट इज अ मैप की भारत की 27 आर्द्र भूमियां। आई विश ये टॉपिक अब क्लियर होगा, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आई विश ये टॉपिक क्लियर रहेगा दोस्त। एक मिनट, अब मैं आपको कमेंट देख रहा हूं, फिर इसका आखिरी सेगमेंट पे अपन चलेंगे। पासिस में करा चुका हूं ऑलरेडी। ओके, मैरी क्रिसमस। बताइए समझ आया? थैंक यू सो मच गाइस, वेरी गुड। आंसर भी आ गया, ब्राह्मणी और वैतरणी। यूपीएससी में आया था क्वेश्चन, आप चेक कर लीजिएगा। गंगा और यमुना एमपी में फ्लो नहीं होती, पर गंगा और यमुना का बेसिन एमपी में है। नहीं नहीं, चिल्का लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट आपका ये है, क्या बोलते हैं, सुंदरबन। आप अभी चेक कर लेंगे, अपडेट हो गया है। एमपी से सिर्फ एक ही है, भोजताल। हाँ, बता दे रहा हूं मैं आपको। चलिए, नहीं कोई अंतर नहीं होता। देखिए, कुछ झील होती है जिनको रामसर भूमि का हिस्सा बता दिया जाता है। लास्ट वाले में अंशु जी ये है हरिके, कंजली और रोपण। सबसे छोटा भी बात कर रहे हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं। इन हिला में क्या इंग्लिश में यही बोलेंगे ना साकेत जी, वेटलैंड ही बोलेंगे, हर चीज को वेटलैंड ही बोलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलो यार, एक लाइक ना आज प्लीज स्लाइड के लिए कर देना, काफी मेहनत लगी थी कल रात में। सो दिस इज समथिंग यार, स्लाइड के लिए लाइक कर देना, इट टुक मी लोग। क्या फ्लो नहीं होता है हेमंत जी? आपका आंसर नहीं आया। रामसर जगह का नाम है पूजा जी, थैंक यू। लेक भी रामसर साइट होती है, कई बार आर्द्र भूमियां जो दलदली भूमि भी रामसर साइट्स होती हैं और मैंग्रोव भी रामसर साइट्स होते हैं।
क्राइटेरिया क्या है ये देखना पड़ेगा। तृप्ति जी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं देख लूंगा, क्राइटेरिया बता दूंगा आपको, आई विल हैव टू सी। चलिए अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। अब मैं कमेंट फिर से बंद कर रहा हूं, यहां पर अपन देखते हैं दोस्त। अब आखिरी के कुछ पॉइंट देख लेते हो, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देखना है हमें आर्द्र भूमियों के बारे में। ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, तो ध्यान से देखना, और मैं एक एक चीज को ट्रांसलेट कर दूंगा तो परेशान नहीं होंगे दोस्त। पहला बात, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि, भारत की सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है, तो आंसर करेंगे रेणुका आर्द्र भूमि है। कहां पर आती है, हिमाचल प्रदेश में आती है। कहां पर आती है, हिमाचल प्रदेश में आती है, जो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, जो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। उसके बाद सुंदरबन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, जिसे 30 जनवरी 2019 को वेटलैंड में शामिल किया गया। इसका क्षेत्रफल है 4230 वर्ग किलोमीटर और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे नया वेटलैंड है। तो याद रखेंगे सुंदरबन वेटलैंड या सुंदरबन आर्द्र भूमि जो कि वेस्ट बंगाल में आती है, जिसे 30 जनवरी को शामिल किया गया 2019 में, यह भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है और इसका क्षेत्रफल है 4230 वर्ग किलोमीटर। लार्जेस्ट है और लेटेस्ट है। इसके बाद अगला है केओलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक लेक मणिपुर, ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है। इसको महा इंपॉर्टेंट टिक कर लो, अब यहां पर एक बात समझो, एक तो हमने समझ लिया सर रामसर आर्द्र भूमि, अब ये क्लियर हो गया होगा आपको, अगर आप शुरू से लेक्चर देखे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन काफी अच्छा है जो मैं उसका आंसर करूंगा अगले टॉपिक में कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, दैट आई विल श्योरली आंसर। बहुत अच्छा है, ये मेरे दिमाग में नहीं आया बनाते समय। रामसर आर्द्र भूमि, तो ये तो हमें समझ में आ गया रामसर आर्द्र भूमि क्या होती है। अब एक नया शब्द यहां पर निकल करके आ रहा है और ये शब्द है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियल नहीं है, मॉन्ट्रियल से कंफ्यूज मत होना दोस्त, यहां पर है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड किसकी बात है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात है। तो ये जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है ये कब बनाया गया, तो 1990 के आसपास इसे बनाया गया। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ऐसी आर्द्र भूमियों को रखा जाता है, ऐसे वेटलैंड्स को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा खतरे में है या फिर जिनके खत्म होने की संभावना या जिनको कंजर्वेशन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, मानव गतिविधियों के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। तो पहले भारत के 3 रामसर स्थल ऐसे थे जिन्हें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन अब सिर्फ 2 बचे हैं। पहले चिल्का लेक, केओलादेव घाना और लोकटक लेक शामिल थे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। अब भारत की सिर्फ 2 रामसर भूमियां ऐसी हैं, एक केओलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वाला और लोकटक लेक मणिपुर वाला, जो शामिल है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। तो याद रखना, अगर सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है, तो आप आंसर देख लेना, 2 बस का आंसर है, 2 चीजें बस शामिल है, बाकी कोई भी शामिल नहीं है। तो सिर्फ ये 2 आर्द्र भूमियां ऐसी हैं जो शामिल हैं किस चीज में, आपके मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। अगला सवाल अगर आपको ये कभी आ जाए, अगला क्वेश्चन कभी आपको आ जाए कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो आंसर करना ऐसी आर्द्र भूमियां जो बहुत ज्यादा खतरे में है मानव गतिविधियों के कारण, उन्हें मॉन्ट्रियक्स साइट में रख दिया जाता है। ऐसे वेटलैंड जो ह्यूमन इंटरवेंस की वजह से बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खतरे में है, वल्नरेबल हो चुके हैं, उन्हें किस में रख दिया जाता है, उन्हें मॉन्ट्रियक्स में रख दिया जाता है, उन्हें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है, जिसे 1990 में बनाया, 1990 में से ये चल रहा है। तो इंडिया की 2 साइट्स हो जाएंगी, एक केओलादेव और दूसरा लोकटक लेक। ये महा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अगला, भारत का पहला रामसर स्थल, फर्स्ट इन इंडिया, भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का लेक और केओलादेव घाना। भारत का पहला स्थल कौन सा था, चिल्का लेक और केओलादेव घाना, जिन्हें 1981 में शामिल किया गया था। तो भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का लेक और केओलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, जिन्हें 1981 में शामिल किया गया था। लास्ट कौन सा है, तो आप जानते हैं लेटेस्ट अभी सुंदरबन है, जिसको 30 जनवरी 2019 में शामिल किया गया था। अब भारत में
टोटल कितनी साइट है? तो 27 साइट है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, अब तो मैप में क्लियर हो गया। और इनका क्षेत्रफल कितना है? तो इनका क्षेत्रफल आप देखें तो 11,121.31 वर्ग किलोमीटर है। 11,121.31 वर्ग किलोमीटर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के डेटा के हिसाब से। ओके, तो 11,121.31 वर्ग किलोमीटर के एरिया को शामिल किया गया है रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण में। तो ये तो हो गई भारत के बारे में बात, और भारत के सारे पॉइंट हमने यहां पर कवर कर लिए। अब अंतरराष्ट्रीय पॉइंट कवर करते हैं, जैसे कि दुनिया का, ये तो भारत का पहला कौन सा था? तो चिल्का लेक और केवलादेव घाना। लेकिन दुनिया का पहला वेटलैंड साइट कौन सा था? दुनिया का पहला वेटलैंड साइट, तो याद रखना, कोबुर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। क्या था? कोबुर्ग प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहां का? ऑस्ट्रेलिया का, जिसे 1974 में इसमें शामिल किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया की पहली आर्द्रभूमि कौन थी जिसे मॉन्ट्रियक्स जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया, तो आप आंसर करेंगे कोबुर्ग पेनिनसुला था ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा? कोबुर्ग पेनिनसुला था ऑस्ट्रेलिया का, जिसे 1974 में शामिल किया गया। उसके बाद अगला सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, जैसे भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो सुंदरबन है। 4000 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर का इलाका उसके अंदर में आता है। तो उसी तरह दुनिया की जो सबसे बड़ी साइट है वो है एनगिरी टुंबा मेन डोम। एनगिरी टुंबा से याद रखना, एनगिरी टुंबा आर्द्रभूमि जो कहां आती है? जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आती है। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आती है, जो अफ्रीका का एक देश है। जो क्या है? अफ्रीका का एक देश है। इस आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो आप देख सकते हैं, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है भैया, ठीक है। तो 65,69,624 हेक्टेयर के इलाके में फैली हुई है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? एनगिरी टुंबा आर्द्रभूमि, जो कहां पर आती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आती है, अफ्रीका। उसके बाद एक और है क्यून मॉड आर्द्रभूमि या गल्फ। क्यून मॉड खाड़ी, ये क्यून मॉड खाड़ी कहां पर है? कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में है। और कनाडा में इसका क्षेत्रफल है 62,78,200 हेक्टेयर। तो क्षेत्रफल वगैरह याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि पहली कौन सी थी? तो पहला कोबुर्ग पेनिनसुला था ऑस्ट्रेलिया का। और एनगिरी टुंबा क्या है? एनगिरी टुंबा का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। क्लियर? और लास्ट में वह देश जिसमें सबसे ज्यादा आर्द्रभूमियां हैं, द कंट्री विद द मोस्ट साइट्स, कौन सा है? यूके है। याद रखना, यूके है, ये खास तौर पे याद रखना। 170 आर्द्रभूमियां हैं यूके के पास। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में 170 आर्द्रभूमियां हैं। तो यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि रामसर साइट्स पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा रामसर साइट पाई जाती है यूनाइटेड किंगडम में। तो पहला हो गया कोबुर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का, सबसे बड़ा हो गया एनगिरी टुंबा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, और यहां पर कंट्रीज द मोस्ट साइड हो जाएंगी यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। और बोलीविया के पास सबसे ज्यादा जमीन है, वो सब याद नहीं रखना, वो कंफ्यूज हो गया। ओके, ये छोड़ देना। तो दोस्त, इस तरह से हमारा ये लेक्चर होता है समाप्त। आई विश कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नाउ आई कैन टेक योर कमेंट्स एंड हम बात कर सकते हैं कुछ किसी मुद्दे पर, अगर आपको कोई डाउट है तो। ओके, रामसर वेटलैंड चल रहे थे सर, खत्म हो गया रामसर वेटलैंड। थैंक यू। बताइए, ऑल क्लियर गाइस? सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, यूनेस्को साइट की हम बात करने वाले हैं। अगला वीडियो हम यूनेस्को साइट्स पर ही लेकर के आने वाले हैं। या तो आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर कल आपको वीडियो मिल जाएगा यूनेस्को साइट्स पर। हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हम 29 से स्टार्ट करेंगे। शुभम जी, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी 29 से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको पहले डेट बता दी है कि 29 से 1 बजे से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। इसका पीडीएफ मैं अभी डालने वाला हूं। कनाडा में आपकी है क्यून मॉड गल्फ।
वेरी गुड, आंसर भी आ गया वर्षा जी का। प्रवाल भित्ति को समुद्री वर्षावन कहा जाता है, बिल्कुल सही। ओके यार मेरे हिसाब से नवंबर 2018 से ज्यादा पीछे उन्हें नहीं जाना चाहिए, लॉजिकली नवंबर 2018 से पीछे उन्हें नहीं जाना चाहिए। ओके पर एमपीपीएससी का भी पीछे ले जाती है वो। मेगा पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, आप एक काम करें, आप एक तो लेक्चर पे जाकर के देख लें। लेक्चर जो हुआ था मेरा पॉलिटी का, तो उसमें पॉलिटी में मेरा एक लेक्चर है वो, दैट इज न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया है, तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाकर के देख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है रामसर वाले का, इसका पीडीएफ दोस्त मैं अभी अपलोड करा दूंगा टेलीग्राम पर तुरंत। ओके सुनील जी मॉर्निंग में क्लासेस चल रही हैं शायद, आई थिंक दिनेश सर क्लास ले रहे हैं ना मॉर्निंग में। वर्ल्ड मैप हम समझा देंगे आपको उसमें, क्या बोलते हैं भागचंद जी, वो ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में। ओके चलिए एमपी का, हाँ यार ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे पता नहीं है। प्रियंका जी एक बार देखना पड़ेगा एमपी का कब डिक्लेयर हुआ था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नंबर मैं अपना दे चुका हूं एक बार, तो वहां पे जाके आप देख लें। ये देख लीजिए साकेत जी, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज आप लोग चेक कर लीजिए। यार ये आखिरी वाला बस ना, ये हिंदी में नहीं है, बाकी सारी चीजें मैंने समझा दी है। ओके अच्छा 2002 में क्लियर। अभी मेरी क्लास है 5 बजे, 5 बजे हमारी क्लास है, और अगर मेरा एक और पीडीएफ तैयार हो जाता है तो रात में 9 बजे भी अपन एक क्लास कर लेंगे। ओके पीडीएफ आपको इसका कहां पर मिल जाएगा, तो पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नहीं वर्ल्ड के टाइम से क्वेश्चन नहीं आते, एक आध इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। मॉडर्न हिस्ट्री आई थिंक आपको सर शैलेंद्र सर करा रहे हैं, तो वहां से आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। अरे सर आज थोड़ा गला ठीक नहीं है, पक्का खाएंगे यार। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। वर्ल्ड ज्योग्राफी 29 से स्टार्ट हो रहा है, 29 से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके गाइस, तो आप सब लोग 5 बजे जो हमारी क्लास है वो राज्यपाल की है, महामहिम राज्यपाल हम पढ़ने वाले हैं, गवर्नर पढ़ने वाले हैं। अच्छी क्लास है 5 बजे। ओके जल संधिया अच्छा टॉपिक है, ये करा दूंगा मैं आपको। जल संधिया इज अ गुड टॉपिक, ये हम कर लेंगे। ये बढ़िया टॉपिक दिया आपने, ये इसको मैं लिख लेता हूँ। तृप्ति जी ने अच्छा टॉपिक दिया, इसको मैं लिख लेता हूँ, थैंक यू। चलो तो गाइज हमारे यहाँ आज गक्कड़ भरता बना है, तो मैं खा के आ रहा हूँ, आप लोग भी जाइए कुछ बढ़िया बढ़िया खा के आइए। और आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास शाम को 5 बजे है, और अगर मेरी स्लाइड बन जाती है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रही है, तो अगर वो तैयार हो जाती है तो 9 बजे भी हम एक क्लास रख लेंगे, श्योर। ओके आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखें गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बाय बाय गाइज, टेक केयर। अमेंडमेंट्स में कराऊंगा, साकेत जी मैंने कहा था कि अमेंडमेंट्स और आर्टिकल दोनों करा के जाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी डोंट वरी। चलो भैया ख्याल रखें अपना, टेक केयर गाइस, बाय बाय। और प्लीज अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लेना चाहते हैं तो कोड याद रखना यार, SG लाइव। आप ले रहे हो, आपका दोस्त ले रहा है, कोड जरूर याद रखना SG लाइव। यूपीएससी का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, एमपीपीएससी का भी, जस्ट रिमेंबर द कोड। अगर ये कोड यूज करोगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6300 में आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज एक लाइक करके चले जाना यार। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।